पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए। तो ऑफलाइन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी सीडीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, डिफेंस एग्जाम हो, बैंक पीओ क्लर्क का एग्जाम हो। आप इन सभी के लिए हमारे ऑफलाइन बैचेस में, न्यू बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। चलिए, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। आज है सैटरडे यानी प्रैक्टिस सेट का डे और मैं लेके आया हूँ हमारा उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आंसर की। और आप हमारा ये पेपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहला, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है, ठीक है ना। राजस्थानी एक उपभाषा है, उसकी 4 बोलियां है। कौन कौन सी? तो पहले आ जाती है आपकी जयपुरी, जिसे हम ढूंढानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढूंढानी, ठीक है। फिर आती है आपकी मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। फिर आती है मेवाती और मालवी, ठीक है। ये 4 राजस्थान की भाषा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बुंदेली। बुंदेली किसके अंदर आती है? तो बुंदेली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है, ठीक है। तो शेखर एक जीवनी रचना है, उपन्यास है एक तरीके का। किसका है? तो यह है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, और काफी और लंबा नाम है इनका, ठीक है। सच्चिदानंद वात्स्यायन करके नाम है। उनकी ये रचना है। 2 भागों में ये प्रकाशित हुई थी। पहला भाग इसका आया था 1941 में तथा दूसरा भाग इसका आया था 1944 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुलडॉग का अर्थ है। तो बुलडॉग का क्या अर्थ होता है? तो बुलडॉग का अर्थ होता है समाचार पत्र का प्रथम संस्करण, ठीक है ना। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पत्रकारिता से हर बार, तो करते हुए चलना है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां व्यंजन क्या कहलाता है? वर्णमाला का क्वेश्चन है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां तथा य, र, ल और व क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका ऑप्शन ए, अल्प प्राण। वहीं बात करेंगे मां प्राण की, तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा श, श, स और ह क्या कहलाता है? महाप्राण। बात करेंगे हम अघोष की, तो हर वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन तथा श, श और स क्या होते हैं? अघोष व्यंजन। वहीं बात करेंगे सघोष या फिर घोष। सघोष या फिर घोष जिसे कहा जाता है, यह होता है हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण तथा य, र, ल, व और साथ में ह, ठीक है। 4 लीटर दूध में कौन विशेष्य है? काफी इजी क्वेश्चन विशेषण से। तो विशेष्य क्या होता है? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य। तो यहां पर होगा ऑप्शन डी, दूध। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, ठीक है। तो राजा सेवक को कंबल देता है, ये होगा आपका संप्रदान कारक। अब आप बोलेंगे संप्रदान में के लिए तो यहां पर है ही नहीं, तो ये अपवाद में से क्वेश्चन निकला है। जैसे आप करेंगे नमस्कार, जैसे आपने कहा पिताजी को नमस्कार, ठीक है। और जब कोई चीज सदैव के लिए दी जाती है, किसको? सदैव के लिए, ठीक है। और या फिर जब कोई चीज देवता को समर्पित होती है, तो वो सब किस में आते हैं? संप्रदान कारक में आते हैं। निम्न शब्दों में एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है जी। उपसर्ग निवाला, निगाह, निशाचर या फिर निढाल। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, निढाल। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो बनावट के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं कितने? 3। कौन कौन से? रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक है ना। 3 तरह के शब्द होते हैं। कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? ठीक है जी। आसन भूतकाल क्या होता है? जब कोई कार्य अभी अभी खत्म हुआ हो। मोहन आया, सीता गई। वह आया था, मैंने आम खाया है। तू आता तो मैं जाता। तो ये होगा ऑप्शन सी, मैंने आम खाया है, अभी खाया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। कौन सी अकर्मक क्रिया? तो रोना, धोना, बोना या फिर काटना। तो ऑप्शन ए, रोना होगी अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। तो रोने का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
ठीक है, विस्मृति, 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 तो बहुत इजी है, तो ये ऑप्शन डी विस्मृति। निम्न में से कौन सा रात का पर्यायवाची है? ठीक है, तो देखिए व्याघ्र का मतलब तो होता है बाघ, क्या होता है? बाघ। तनय मतलब होता है बेटा, हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा, पवन तनय संकट हरण, ठीक है ना। निशाकर मतलब होता है चंद्रमा, क्या होता है? चंद्रमा। तो बच्चा आपका शर्वरी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। हिंदी आपके उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम हो उसमें डिसाइडर होती है, तो हिंदी को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। आगामी का विलोम है, क्या होगा? तो आगामी का विलोम होगा ऑप्शन डी विगत, ठीक है ना, आगामी वर्षों में और विगत वर्षों से, इस तरीके से वाक्य बनता है। निम्न में से गौ का अर्थ नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। गौ का अर्थ नहीं होगा ऑप्शन सी गज, नदी भी होता है, गाय भी होता है तथा इंद्रिय भी होता है। बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो बाढ़ ना आती यानी संदेह, अगर बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, उसे संदेह, एक संदेहवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। बात करें इच्छावाचक की, तो इच्छावाचक में कि काश बारिश हो जाती तो फसल अच्छी होती, तो ये क्या हो गया आपका? इच्छावाचक हो गया, ठीक है ना। वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लगी हो के लिए एक शब्द है। 2020 फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आया क्वेश्चन, और आंसर होगा ऑप्शन बी दावानल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें, वो आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे। जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वृत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है ना। जब एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार हो तो वो होता है 6 का अनुप्रास। जब पूरे वाक्य की आवृत्ति दोबारा हो, आवृत्ति हो मतलब, तो होता है लाटानुप्रास। और जब अंत के वर्णों की आवृत्ति हो तो वो होता है श्रुत्यानुप्रास। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या फिर इंशा अल्लाह खां। तो इंशा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई है रानी केतकी की कहानी। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, जैसे यशोधर बाबू वाला काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग के वो पात्र थे, और ये थे किसके? कफन के पात्र, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से 1920 तक ये इसके संपादक रहे, और इस जो ये काल था इसे सरस्वती पत्रिका का स्वर्ण काल कहा जाता है, तथा हिंदी का भी। देखिए ये थे हिंदी क्वेश्चन। अब हम करेंगे उत्तराखंड के। राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका देहरादून जू में, देहरादून जू में, जिसे पहले मालसी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था। गोल्डन वैली किसका उपनाम है? तो गोल्डन वैली उपनाम है आपका ऑप्शन सी बागेश्वर का। रामल ग्लेशियर स्थित है, ठीक है जी, ग्लेशियर से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। रामल ग्लेशियर कहाँ स्थित है आपका? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। सूर्य प्रयाग स्थित है, देखिए तो जैसे मंदाकिनी और सरस्वती, यहां होता है कौन सा? केशव प्रयाग, ठीक है, केशव प्रयाग। बात करेंगे मंदाकिनी और कालीगंगा की, तो यहां है कौन सा? कोटी प्रयाग, ठीक है, धूलगाड़ के संगम पे है। और मंदाकिनी और अल सतरंगनी के संगम पर है सूर्य प्रयाग, या फिर इसे अल सतरंगनी को बहुत बार लस्तर भी कहा जाता है, क्या? लस्तर। बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? किस वर्ष दिया गया? तो 1974 में दिया गया था हरिदत्त कापड़ी को अर्जुन पुरस्कार। अंग्रेजी शासनकाल में गढ़वाल में कितने परगने व पट्टियां थी? तो कितने परगने व पट्टियां थी? तो ये थे ऑप्शन डी आपका 11 परगने और 86 पट्टियां। वही बात करेंगे हम कुमाऊं की, तो कुमाऊं में थे 19 परगने और 125 पट्टियां। किस पुरातात्विक स्थल के बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान है? यहीं पर 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा खोज की गई तथा बहुत सारे सामान खोजे गए, जिसमें 2.2 किलो का एक सोने का मुखावरण भी था, और आंसर होगा इसका ऑप्शन बी मलारी गांव। बात करेंगे किमनी गांव की, तो यहाँ पर जो चित्र हैं वो कैसे हैं? सफेद रंग के चित्र हैं, सफेद रंग, ठीक है ना। हुडली में कैसे रंग के हैं? तो हुडली में नीले रंग के शैल चित्र हैं, कैसे? नीले रंग के। लाखू गांव की बात करेंगे तो सोयाल नदी के तट पर है, अल्मोड़ा के दलबैंड के पास, अल्मोड़ा के बाड़ा छीना में दलबैंड के पास निकट है लाखू गांव या फिर लाखू उड़ियार।
राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख के अनुसार यमुना उपत्यका में किसका राज था? परीक्षावाणी में सीधी सीधी सरल लाइन लिखी गई है और आंसर होगा इसका ऑप्शन सी यादव। हिमाचल प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कितने करते हैं? तो ये करते हैं आपका ऑप्शन बी 3 जिले। कौन कौन से? तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? तो एक होता है सिरमौर, आपका सिरमौर, फिर आता आपका शिमला, और यहां से आता आपका किन्नौर। ठीक है, 3 जिले। वहीं बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के 2, एक देहरादून और 2 उत्तरकाशी जिले हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। किस नदी की लंबाई गलत दी गई है? ठीक है जी, पूर्वी नयार 109, पश्चिमी नयार 102, पूर्वी रामगंगा 108, रथवाहिनी 105। तो इसमें गलत होगा ऑप्शन बी पश्चिमी नयार। पश्चिमी नयार की लंबाई कितनी है? तो यह है 78 किलोमीटर। ठीक है, रथवाहिनी यानी पश्चिमी रामगंगा 155 सही है। बर्मी बुग्याल स्थित है, तो बर्मी बुग्याल आपका स्थित है ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, निम्न में से किसकी रसौद को आंखों के रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है जी, किसको किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी किल्मोड़ा। उत्तराखंड में बहुत सारे आयुर्वेदिक पौधे मिलते हैं जिनके अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप बात करेंगे ब्राह्मी की, तो ब्राह्मी एक बुद्धिवर्धक पौधा है। शिकाकाई की बात करें तो शिकाकाई शैम्पू बनाने में इस्तेमाल किया था, और भेकल गठिया रोग में कारगर होता है। शामिल होते हैं कुमाऊं में भी, क्योंकि आपको पता है एक नंदा देवी का मंदिर है अल्मोड़ा में। वहीं जो यहाँ है गढ़वाल में भी नंदा देवी यात्रा होती है, तो नंद केसरी में दोनों मिल जाते हैं। बात करेंगे जैसे पातार नौचड़ियां है, पातार नौचड़े से कहा जाता है कि इसके आगे महिलाएं नहीं जाती है, महिलाएं सिर्फ पातार नौचड़ियां तक ही जाती है। बाढ़ की बात करेंगे तो कहा जाता है कि बाढ़ के बाद कोई भी गांव नहीं है, लोग इसके बाद यहाँ से अपना खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं। शीला समुद्र भी एक पड़ाव है, 16वें नंबर का यह पड़ाव है। पुलिया नामक आभूषण पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है? तो पुलिया पहना जाता है पैर में। इसको आप कैसे याद करेंगे? तो जो छोटे नहर वगैरह नाले वगैरह तो उनके ऊपर जो पुल बनाया जाता है उसे आम भाषा में पुलिया बोला जाता है। तो पुलिया भी पैर से पार होगी और पुलिया पहना भी पैर में जाएगा। ठीक है, थर्मामीटर उद्योग स्थित है। वैक्सीन कारखाना सबने याद कर लिया है, अब याद करना है थर्मामीटर उद्योग, और यह स्थित है आपका अल्मोड़ा में। थारू जनजाति में विवाह की तिथि तय हो जाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको विवाह की तिथि तय हो जाने को बात कट्टी। ठीक है ना, वहीं जब विवाह की बात पक्की हो जाती है, एक तो तिथि तय हुई कि हाँ जी अब रिश्ता हो गया, बात पक्की हो गई, तो उसे बोला जाता है पक्की पौड़ी। और सगाई की रस्म को बोला जाता है किसे? सगाई की जो रस्म होती है उसे क्या बोला जाता है? सगाई को क्या बोला जाता है? अपना पराया। ठीक है, 3 टिकटी भी क्या है? विवाह की एक प्रथा है थारू जनजाति में। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जोड़ा गया था 1 जनवरी 1896 को। सबला योजना कब प्रारंभ हुई? तो सबला योजना प्रारंभ हुई थी आपके 19 नवंबर ठीक है 2010 को। पतंजलि को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2019 ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 2006 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ तथा बाबा रामदेव को इसका आजीवन कुलपति घोषित किया गया। जयंत अखबार कहां से प्रकाशित होता है? तो जयंत अखबार आपका प्रकाशित होता है ऑप्शन ए कोटद्वार से। ठीक है, दैनिक अखबार है ये। कैसा है? दैनिक अखबार है। सुमित्रा नंदन पंत को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया? तो 1961 में पद्म भूषण दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, तथा 1968 में क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ किसके लिए? तो चिदम्बरा के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी किसके लिए दिया गया था? तो वो दिया गया था इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए। किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से नहीं है? ठीक है जी, आपको बताना है। सुषमा राणा, प्रवीण रावत, अभिनव बिंद्रा। अगर आपने अभिनव बिंद्रा उत्तर दिया है तो बहुत ज्यादा जरूरत है पढ़ने की अभी तो। ठीक है ना, आंसर होगा इसका ऑप्शन डी ललित शाह। ललित शाह लेकिन वो राजा नहीं है। ये इनका संबंध है किससे? तो इनका संबंध है हॉकी से। ठीक है ना। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग में कितने स्टेशन है? हमारे चैनल पे एक छोटी सी वीडियो बनाई गई है इसके ऊपर, वो आप जरूर जाकर देखें।
और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 13 स्टेशन। पहले 12 थे, फिर एक स्टेशन बढ़ाया गया। 125 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जिसमें 105 में क्या है, टनल है और ब्रिजेस है। ठीक है, थराली किस नदी के तट पर बसा है? ठीक है, थराली चमोली में स्थित है और यह बसा है पिंडर नदी के तट पर। देखिए अगला क्वेश्चन, लाल काली व सफेद मछलियों वाला बधानी ताल स्थित है, तो ये स्थित है आपका ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, बुरमुनी जलप्रपात स्थित है, जो अभी हमारी दूसरी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसमें मैंने आपको नदी तंत्रों से क्वेश्चन कराए, उसमें भी मैं आपको ये करा चुका हूं। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी पिथौरागढ़। एफआरआई को किस वर्ष डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 1991 में से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। 1906 में ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, तो 2006 में इन्होंने अपनी कहते हैं 100 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। ठीक है, उत्तराखंड के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो कहां पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना की गई है, तो ये की गई है आपका ऑप्शन बी रुद्रपुर में। ठीक है ना, सीधे सीधे आंसर बता रहा हूं, जहां पर कुछ है बताने के लिए जरूर बताया जाएगा आपको। पंच केदार में पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, कौन सा है? तो रुद्रनाथ प्रसिद्ध है। किसमें? पंच केदारों में पितृ तीर्थ के रूप में। टिम्बर सैंड स्थित है, तो टिम्बर सैंड कहाँ स्थित है आपका? तो ये स्थित है आपका चमोली में। ठीक है, यहाँ पर भी अमरनाथ की तरह अपने आप ही बर्फ का शिवलिंग बनता है, तो आप इसे उत्तराखंड का अमरनाथ भी कह सकते हैं। ठीक है, फलोद्यानों के देश के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है, ऑप्शन है आपका चौबटिया। भुवाली को कहते हैं पर्वतीय फल बाजार, पर्वतीय फल बाजार। ठीक है, और जालना में भी फलों का कुछ होता है। ठीक है, सप्तधारा स्थित है, तो देखिए पंचधारा तो सबने पढ़ ली, अब बात करने हैं सप्तधारा की, तो ये स्थित है आपका हरिद्वार में। गलत युगम का चयन कीजिए। ठीक है, कपिलेश्वर पिथौरागढ़, कपिलेश्वर चंपावत, कमलेश्वर पौड़ी, या सभी सही है? ठीक है, तो सभी सही तो नहीं है, ऑप्शन बी कपिलेश्वर कहां पड़ता है आपका? अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में। कुमाऊं क्षेत्र में ठुल खेल गीत गाया जाता है। ठीक है, कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है ऑप्शन ऑप्शन बी भाद्र के महीने में। क्वानू मेला लगता है। ठीक है, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा मेले हैं, उनमें से एक है क्वानू मेला, और ये लगता है आपका देहरादून में भी कहा? चक्राता में। ठीक है, चावल के आटे व गुड़ से बना मीठा टिकाऊ व्यंजन कहलाता है। माना जाता है कि जो व्यंजन है ये रावल द्वारा, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के पंडित होते हैं उनके द्वारा साउथ इंडियन से लाया गया था, और ये होता है आपका ऑप्शन बी अड़सा। स्वाले की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं नमकीन पूरी स्वाला होता है। पतिउड़ अरबी के पत्तों से बनाया गया एक स्नैक है। वहीं बाड़ी की बात करें तो मंडवे के आटे से बनाया गया हलवा है। ठीक है, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, आज का प्रैक्टिस सेट 13, उसका ये सॉल्यूशन है पूरा का पूरा। इसमें 100 क्वेश्चन है, उसमें हम जीएस की अब बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप फटाफट क्वेश्चन पढ़ें और आंसर साथ साथ टिक करें, है ना। और अगर आपको नया क्वेश्चन लगे तो आप क्या करें, नोट कर लें, ताकि आपके एक नोट्स भी प्रिपेयर हो पाए। मैं आपको काफी जानकारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन कहां से है, कैसे आया है और कैसे करना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? कब शामिल की गई, ये क्वेश्चन है इसमें आया हुआ। ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान देना है। कई बार ये यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम्स में पूछा गया है। 1857, जिसको हम भारत का पहला विद्रोह कहते हैं। कौन सा? सिपाही विद्रोह। कैसा विद्रोह? सिपाही विद्रोह, है ना। 1857। आप सभी ने एक नाम सुना होगा, नाम है मंगल पांडे। क्या नाम है? मंगल पांडे। तो देखिए हुआ क्या था, चर्बी लगे कारतूसों से बनी बातें, अफवाहें उड़ाई गई। उस समय पर ऐसा किया गया, और वो जो एनफील्ड राइफल थी वो दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में वो एनफील्ड राइफलें आर्मी में, सेना में शामिल की गई, जिसके बाद 1857 के रिवॉल्ट को एक चिंगारी मिली। आ रही है बात समझ में?
अगला क्वेश्चन सेम है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो जो 1857 का रिवोल्ट था वो कहां से स्टार्ट हुआ? क्या वो लखनऊ से स्टार्ट हुआ, इलाहाबाद से हुआ, झांसी से हुआ या मेरठ से हुआ? देखिए भैया आप सभी ने सुना होगा मेरठ, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा मेरठ, नाम मंगल पांडे। शुरुआत इधर से ही हुई, हालांकि हम बैरकपुर छावनी का नाम सुनते हैं, बैरकपुर छावनी का, लेकिन किस्सा पहले मेरठपुर से जुड़ा हुआ है, किस्सा पहले मेरठपुर से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, इन चारों जगहों में से कूका आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, वहां पर कई जगहों पे अलग अलग आंदोलन कुछ जाति जनजातियों समाज धार्मिक राजनीतिक समाजों से जुड़े लोगों ने किया। कूका आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ध्यान देना 1840 में ये स्टार्ट हुआ, ये कई अलग अलग चरणों में हुआ लेकिन 1840 इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब वाले हिस्से में यह आंदोलन हुआ, आंसर इसका पंजाब हो जाएगा। नाम था भगत जवाहर मल, इनके नेतृत्व में यह स्टार्ट हुआ। बाद में पहले यह धार्मिक आंदोलन के तौर पे हुआ, फिर यह एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसी तरह से देखो कुछ आंदोलन हैं जिनको मैं बता दूं आपको, ऐसे विद्रोह हैं जैसे मोपला है, ठीक है, जैसे संथाल एक है, तो इनके कुछ ईयर आप लोगों को मालूम होने चाहिए, ठीक है। 1921 मोपला विद्रोह। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। किसको रेनेसेंस, फादर ऑफ रेनेसेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको बताना है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। 4 नाम बड़े फेमस, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए अगर आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक याद होंगे तो 1829 सती प्रथा कानून याद होगा। सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी भारत में जिसमें स्त्रियों का बिल्कुल शोषण हो जाता था, उनको अपने पति के साथ ही, अगर उनके पति की मृत्यु हो गई है तो उनको भी सती होना पड़ता था। राजा राम मोहन रॉय ने ऐसी कई कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई, समाज को सुधारने की कोशिश करी, इसीलिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता इन्हें कहा जाता है। महिलाएं होंगी तो समाज होगा, जरूरत है महिलाओं के सशक्तिकरण की। चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। देखो इन्फॉर्मेशन भी हम क्वेश्चन में रखते हैं ताकि आपका भरपूर आपको नॉलेज मिले और आगे एग्जाम्स में आप अच्छा कंट्रीब्यूट, अच्छा जो है आप परफॉर्मेंस दे पाए। 1897 में किसने की थी? क्या? रामकृष्ण मिशन। तो देखिए 4 ऑप्शन, फिर से बहुत प्यारे ऑप्शन है। स्वामी विवेकानंद का नाम अगर आपने जाना है ना, जिनको असली नाम कहते हैं नरेंद्र दत्त, ठीक है, नरेंद्र दत्त ये नाम, ठीक है। अब 1897 स्वामी इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कब? 12 जनवरी को। याद रखेंगे ये सारी चीजें। 1897 में क्या किया इन्होंने? विवेकानंद ने। इन्होंने शिकागो में, बहुत फेमस है, शिकागो कहां? आप कहोगे यूएसए में, एक धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। किसमें पार्टिसिपेट किया था? एक धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। कहोगे कब? तो हमने कहा 1893। मिल रही है इंफॉर्मेशन। देखो यहां तक अगर तुम पहुंचे और वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम किस तरह से तुम्हारी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? कौन से गांधी जी? बोलोगे महात्मा गांधी जी, ठीक है। कितने वर्ष रहे थे? तो देखो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। 24 वर्ष की एज में ये चले गए थे। कहां? तो आपको मालूम है दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। बताओ दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? आप कहोगे वकालत की पढ़ाई करने, तो मैं कहूंगा नहीं। वकालत की पढ़ाई कहां से की इन्होंने? वकालत की पढ़ाई कहां से की? तो वो की है इंग्लैंड से, ठीक है, वो की है भैया इंग्लैंड से, इसीलिए तो बैरिस्टर कहलाए हैं। दक्षिण अफ्रीका ये केस लड़ने के लिए गए थे, केस के सिलसिले में गए थे। कब गए थे? 1893 में। वापिस कब आए? वापस कब हुए? वापस हुए 1915 में। वापस हुए 1915 में। तो लगभग 21 सालों तक, और बीच में भी भारत आए थे एक बार, ठीक है, एक बार 1902-3 के समय में ये भारत आए थे। 1915 में पूरी तरह से भारत आए, 9 जनवरी 1915। तो हमें ये याद रहता है, ठीक है, ये याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 21 वर्ष के रहे थे ये। आगे चलते हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सवाल है, बीपीएससी सीडीएस टाइप क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम में भी आएगा। 1920 की बात है।
आपने एक नाम सुना है एनएम जोशी, और भी नाम है एनएम जोशी जो थे इसके संस्थापकों में से एक थे, ठीक है। संस्थापक थे तो वो अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष जो थे वो थे लाला लाजपत राय, अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जिन्होंने एक बुक लिखी है, नाम है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने। जिन्हें याद नहीं होता है ध्यान देना, ऐसा पढ़ा जाता है लाला जी जो होते हैं अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं, कम लाभ में वो क्या रहते हैं? वो रहते हैं अनहैप्पी। कौन? लाला जी। ऐसे तो याद हो जाएगा तुम लोगों को, ये भी सही रहेगा। आगे आ जाओ, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? आजाद हिंद फौज वही 1943 में जिसका स्टैब्लिशमेंट हुआ, लेकिन 1942 में मोहन सिंह ने, जो कि असफल प्रयास था स्टैब्लिश किया था। फिर रास बिहारी घोष ने उसको थोड़ा सा सफल बनाया, और फाइनली जो सफल बनाया वो था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो मोहन सिंह ने 1942 में असफल प्रयास किया इसके लिए, लेकिन इन्होंने ही विचार सुझाया था, स्टार्टिंग इन्होंने ही की थी। याद हो जाएगा तुम लोगों को। चलो आगे आ जाओ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? समझना, अंग्रेजों के जमाने में इतने ज्यादा एक्ट लाए गए ताकि वो रेगुलेशन यहां पर चला पाए, समाज को सुधार पाए, ये सभी चीजों के लिए एक्ट लाए गए। आ रही है इतनी बात समझ में? ठीक है। इन्हीं में से एक एक्ट था जिससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये स्टैब्लिश किए गए। कभी नहीं भूलोगे, ऐसा याद करा के जाऊंगा। देखो सी पहले आता है या डी? कहोगे सर सी पहले आता है, लेकिन इसकी स्थापना की गई बाद में 1784 में। BOD, डी आता है बाद में, लेकिन इसकी स्थापना की गई पहले। क्या थे ये, क्या काम करते थे वो बता देंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नजर रखने के लिए बनाया गया था, बाद में बनाया गया ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां होते हैं? कंपनी में होते हैं। बोलते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं भैया, कंपनी की मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो व्यापारिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1770, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूछा है इन्होंने एग्जाम में 1784, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूछा है तो 1784, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स भाई साहब ने बनाया था इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट है। 1773 के एक्ट में क्या करने के लिए बनाया था? सुधार करने के लिए बनाया था। आ रही है बात समझ में? चलो आगे चलो। ओपेक का हेडक्वार्टर देखो जरा, क्वेश्चन यही आ गया है आधी स्क्रीन पे। ओपेक, भैया ओपेक क्यों आया होगा एग्जाम में? देखो इसलिए आया है, ओपेक क्यों आया है? ओपेक तेल हो गया बहुत ज्यादा महंगा, पेट्रोल हो या डीजल हो और या खाद्य तेल हो, तो ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आ रही है बात समझ में? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब वो देश जो ऑयल को बेचते हैं। का पूछा है हेडक्वार्टर, तो क्या बगदाद में है, कुवैत में है, वेनेजुला में है या वियना में है? तो आंसर तो आपने एकदम ठोक बजा के कर दिया होगा, क्योंकि इस समय तो बहुत चर्चा में है वियना, ठीक है। कुछ और जानकारी लेते चलो। 1960 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर हमने बता दिया। मेंबर कितने हैं? तो कहेंगे मेंबर है 13 वर्तमान में। कितने मेंबर है? मेंबर है 13। लगातार न्यूज में रहता है, आपको ये ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज, ठीक है। ये सभी देश इसके मेंबर है, सभी देश इसके मेंबर है, ये ध्यान रखना। चलो, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? क्या आप जानते हैं? ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है इसको, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है इसको, ठीक है। कहां पर है? तो आप कहेंगे उड़ीसा में है। बनवाया किसने? बस इन्हीं की बात करनी है तो नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट कर देना। और ये है 13वीं शताब्दी की बात। 13वीं शताब्दी के ड्यूरेशन में बना है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कलिंग शैली में निर्मित ये मंदिर है। नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट, जो कि किस वंश के थे? तो लिख दे रहे हैं पूर्वी गंग वंश के, पूर्वी गंग वंश के थे नरसिंह देव वर्मन। आ रही है बात समझ में? चलो आगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। उद्देशिका को कहा जाता है प्रियम्बल, प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? ये सवाल है, आसानी से कर लोगे। जब तक आप ये कर रहे हो तब तक कुछ जानकारी आपको देता चलूं। तो जो हमारी संविधान सभा की कुछ मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और इसी तरह से 13 दिसंबर को, ठीक है, 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर को हमने एक रेजोल्यूशन लाए जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, जो लेकर के आए थे जवाहरलाल नेहरू। उसी को भविष्य में भाषा को बदल करके और थोड़ा सा यथावत रखते हुए उसको स्थिति को हमने भारत की प्रियम्बल या पहले पेज के रूप में बना लिया, जिसको हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने उसको अमेंड किया। फिर अमेंड किया तो उसमें 3 वर्ड जोड़े। बोलोगे क्या जोड़े? वो भी बता दो सर। तो बता देंगे समाजवादी जोड़ा। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष हिंदी में पंथ निरपेक्ष रहता है,
तो इस बात पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, पंथ निरपेक्ष रहता है। और तीसरा शब्द था अखंडता, ठीक है, ये 3 शब्द थे, ध्यान देना है आपको। चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करता है? विभिन्न रिट जारी करता है। अब रिट वाले जो लोग होंगे वो बोलेंगे सर आर्टिकल 32 भी है, आर्टिकल 226 भी है, आप कौन सा पूछ रहे हो? तो देखो, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है ना, जिसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और इसको हम कहते हैं हाई कोर्ट। आई इतनी बात समझ में, तो आंसर मिल गया। रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार की रिट है? 5 प्रकार की रिट है। 5 प्रकार की रिट है। एक है मैंडेमस, ठीक है, मैंडेमस है, को वारंटो है, प्रोहिबिशन है, ठीक है, सेरियोररी है, और को मैंडेमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सेरियोररी, और एक और रिट है, एक रिट अभी दिमाग में नहीं आ रही, उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, हैबियस कॉर्पस, यस, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से ना है। आर्टिकल 32 जो है वो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, वो हमने समझा दिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, आराम से सोचिएगा, समझिएगा, फिर इस क्वेश्चन को करिएगा। तब तक हम आपको एक चीज बताते चलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है जिन्हें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ऑप्शन पढ़ के भी हो जाएगा। 36 से 51 आर्टिकल तक है, आर्टिकल तक है, ठीक है, आर्टिकल तक है। तो यहीं पर जो 51 आर्टिकल है वो कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने वाले कार्य करेगा राज्य। ये समझाया गया है। क्वेश्चन का मतलब आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं आपसे, और आपको अभी तक जो भी क्वेश्चन आप कर रहे होंगे उनके साथ क्लियरेंस बन रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो इसको जरूर देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अपनी राय जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम कैसा कर रहे हैं, क्या अच्छे क्वेश्चन, क्या लेवल और बढ़ाया जाए या लेवल सही है, इसको और मैनेज किया जाए। समझना, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान, इंग्लिश में प्रोरोगेशन इसको कहा जाता है, कि आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? विधानसभा में जब सत्र खत्म किया जाए, एक पूरा सत्र, 2 सत्र लगभग लगने चाहिए, अगर 2 से ज्यादा भी लगते हैं तो हर सत्र के खत्म होने के लिए जो जानकारी, नोटिफिकेशन जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, राज्यपाल के द्वारा वो जारी किया जाता है, ये ध्यान देना है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? किस एक का क्षेत्राधिकार है अंडमान एवं निकोबार पर? देखिए, हमारे यहाँ जो अलग अलग राज्य क्षेत्र है उनके लिए, किसी कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट जो है वो एक राज्य का दूसरे राज्य की जगह पर रखा गया है, मतलब उसका जो क्षेत्र अधिकार है वो दूसरे राज्य में रख दिया गया है। इसी तरह से अंडमान निकोबार का भी है। जैसे अगर एग्जाम्पल लूं तो मैं पहले लक्षद्वीप का लेता हूं। लक्षद्वीप का जो क्षेत्र अधिकार हाई कोर्ट है वो केरल के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। अंडमान निकोबार का पड़ता है कोलकाता में, क्योंकि अंडमान निकोबार कहां पर है? तो अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से है। तो इसका क्षेत्र अधिकार यहां पड़ता है कलकत्ता में। आ रही है बात समझ में? ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में है या व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, ये कहा गया है। राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। क्वेश्चन पढ़िए और आराम से समझिए इस क्वेश्चन को, और आराम से आंसर कर पाएंगे। याद कर लो इसे, तो रट्टा मार के जाना भूलना नहीं दोबारा। 350A इसको कहा जाएगा। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये है। तब तक मैं आपको पंचायत से जुड़ी बातें बताता हूं। पंचायत का उल्लेख पहले तो आर्टिकल 40 में था, ठीक है, लेकिन ये डीपीएसपी में था। अनिवार्य रूप से राज्यों को एस्टैब्लिश करने के लिए 73वां अमेंडमेंट किया गया 1992 में, ये अमेंडमेंट हुआ। इसके द्वारा भाग 9 में इसकी व्यवस्था की गई। भाग 9 के साथ साथ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। सारी बातें याद करो। और इसमें 29 सब्जेक्ट को रखा गया। बात आई समझ में क्या? 29 सब्जेक्ट को रखा गया। ये 29 सब्जेक्ट राज्य विषय के सब्जेक्ट थे जिन्हें राज्यों से हस्तांतरित किया गया। क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित करने का जो काम किया जाता है वो पूरी तरीके से राज्य का विधानमंडल या राज्य की सरकार करती है।
आ रही है इतनी बात समझ? बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। चलिए, CIA किस देश की आसूचना एजेंसी है? देखिए, आसूचना जिन्हें नहीं समझ आया ऐसा मान लीजिए खुफिया एजेंसी है, ठीक है, खुफिया एजेंसी है। जैसे इंडिया की बात करें तो आप IB का नाम तो जानते होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। CIA की बात करें तो यह है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये USA से रिलेटेड एजेंसी है। हालिया दिनों में आप देखेंगे रशिया यूक्रेन के बाद जो था ये खबरों में खूब आई थी। आगे चले, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? हर देश की अपनी एक संसद है। जैसे हमारी जो संसद है उसके लिए टर्म पार्लियामेंट है, जो हमने ब्रिटेन से लिया है, या यूं कहें कि हमने इंग्लैंड से लिया है और इसी को हमने इंडिया में भी अडॉप्ट किया, जिसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो देखो, डाइट कहते हैं जापान की संसद को। जापान में जो एवरेज एज है वो है 85 के आसपास, जी है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 85 के आसपास है। तो ऐसा पढ़ लो कि जापान की डाइट बड़ी अच्छी होती है, याद करने के लिए आपको ये बता रहे हैं। निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, झीलों की वाटिका, झीलों की नगरी, हजार झीलों की भूमि। किसे कहा जाता है? तो बच्चा जानता है, फिनलैंड को। कैपिटल भी बता दो तो बता देंगे, हेलेंसिकी इसकी कैपिटल हो जाएगी। आगे चलो, फिजी द्वीप अवस्थित है कहां पर? आप कहोगे ये क्यों क्वेश्चन है? तो देखो, फिजी द्वीप के बारे में कहा जाता है वहां की 70% से ज्यादा जनसंख्या कौन सी है? इंडिया की है। इस तरह से बात आती है। कहां पर मिलेगा? तो प्रशांत महासागर में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? प्रशांत महासागर में जाइए और लगभग दक्षिण पूर्वी पे जाइएगा। दक्षिण पूर्वी में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा फिजी द्वीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो पिछली बार भी ये क्वेश्चन रहा था, 1970 की बात है। व्हाइट रेवोल्यूशन नाम आता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर? करनाल हरियाणा में मिलेगा। करनाल कहां है? करनाल है हरियाणा में। इतनी बात क्लियर है। चलिए और आगे चलते हैं। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहां हुई? भारत में प्रथम ऊर्जा न्यूक्लियर स्टेशन की स्थापना कहां हुई? सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में लगा दो तारापुर को, तो यहीं पर हो जाएगा। 1969 के आसपास इसने काम करना शुरू किया था। 63 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, बनने में टाइम लगा। 1969 में इसने क्या किया? इसने किया काम स्टार्ट, ऑपरेशन में आ गया। तारापुर भारत का पहला प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है, ठीक है। कहां पर है? मुंबई में। कुछ लोग बोलेंगे ये नहीं बताया कहां पर है, महाराष्ट्र में है, मुंबई, ठीक है। चलो, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? वैज्ञानिक ढंग से जनगणना, वैज्ञानिक ढंग से भारत में सबसे पहले जो जनगणना थी वो ही 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 1800 में ब्रिटेन में भी जनसंख्या स्टार्ट हो गई थी, उसका विस्तारित रूप था भारत को देखने में मिला। लेकिन 1881 से भारत में प्रॉपर जनगणना हुई। इस समय पर तो जनगणना आयुक्त थे, मेरे वर्ड याद रखना, मैं कह रहा हूं जनगणना आयुक्त थे, वो थे WC प्लोडन, ठीक है। WC प्लोडन आपको बताना है। चलिए छोड़िए, वायसराय बताएंगे तो वायसराय की भी बात कर लेंगे, लॉर्ड रिपिन का नाम आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1984 में निम्नलिखित में से कौन सी गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? बहुत फेमस है कि एक केमिकल जो है निकला और उसकी वजह से भोपाल जैसी गैस की बड़ी त्रासदी हो गई। तो आंसर बड़ा प्यारा है, पहला ये मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी घटना घटी थी, ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्रम स्थापित किया गया। यहां निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? शिव समुद्रम कावेरी नदी की याद दिलाएगा, और का से कावेरी, तो का से कर्नाटक कह दो, शिव समुद्रम यहीं पर आ जाएगा। आई बात। चलिए, दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है जिसके कारण दिन रात होते हैं? भू परिक्रमण है, भू परिभ्रमण है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, चंद्रमा का परिक्रमण है। देखो मेरी बात समझना, एक सूर्य के चारों ओर घूमने से ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है, ऋतु परिवर्तन होता है। और अपने एक्सिस में घूमने से मतलब जिसको आप कहते हैं रोटेशन करने से क्या होता है? रोटेशन करने से होता है दिन और रात, तो इसे कहेंगे परिभ्रमण। आ रही है इतनी बात समझ में? चलिए, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक भाग था।
इसमें वर्तमान समय का कौन सा भूभाग भी शामिल है? कौन सा भूभाग शामिल है ये पूछा गया है। देखिए भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ये सारी बातें पता चलती हैं, आपको भी चलेंगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये साउथ का हिस्सा देखें तो आपको ऐसा ही फैला हुआ हिस्सा कुछ कुछ कहां का मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा दक्षिण अमेरिका का। फिर इसी तरीके से एक हिस्सा बड़ा सा आपको हिस्सा कहां का मिल जाएगा, आपको वो हिस्सा मिल जाएगा अफ्रीका का। फिर ऑस्ट्रेलिया का भी एक टुकड़ा का हिस्सा मिल जाएगा। तो ये सभी हिस्से जो हैं गोंडवाना लैंड महाद्वीप के होने का साक्ष्य मिलता है। आगे चलिए, वीडियो यानी कि वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच यहां पर आना था संपर्क, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है। स्थापित करता है, कौन स्थापित करता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है सीपीयू, वो आपके विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो आपका मॉनिटर है वो और आपके सीपीयू के बीच में एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा सा समझ के बेसिक क्वेश्चन करना चाहिए था। थर्ड जनरेशन, देखिए जनरेशन को आप जानते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ये सब चीजें हैं। तीसरी जो जनरेशन है उसमें किसका कौन सा कंप्यूटर में एक मुख्य घटक कंपोनेंट यूज किया गया था? तो थर्ड जनरेशन जैसे लिखा गया इसी को लिख दो आईसी। थर्ड जनरेशन में आईसी क्या हो जाएगा आंसर? इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? कुछ ही समय पहले इनकी डेथ हुई है, तो आपको ध्यान देना है डगलस एंजलबर्ट। सीधा सीधा आंसर बता दिया मैंने, डगलस एंजलबर्ट ने पहला माउस बनाया था। स्टैटिक है, पढ़िए आपको अच्छा लगेगा। अब कुछ क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे और करंट अफेयर्स से होंगे, तो फटाफट करते हैं। रीजनिंग के इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हो पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं है तो समस्या आती है। प्रैक्टिस के लिए हमारे प्रांजल सर की वीडियोस हैं, तो आप रीजनिंग की सीसेट की वीडियोस देखिए, उसमें भरपूर रीजनिंग है, आपकी रीजनिंग 110% सही हो जाएगी। देखिए 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 225। इसमें बताना क्या है? बताना है गलत संख्या चुनिए। तो गलत संख्या चुनिए, तो 5 का 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 225 नहीं होता है, वो होता है 125। तो गलत क्या हो जाएगा? 225 जो है वो गलत हो जाएगा, लेकिन यहां पर यह आंसर सही होगा। श्रेणी को पूरा करें, श्रेणी है तो देखिए इनकी नंबरिंग याद करनी जरूरी है। प्रांजल सर की वीडियो सर्च करें, उसमें उन्होंने आजाद बॉय की कहानी सुनाई है। एक लड़का है आजाद बॉय, आजाद में ए 1 है और जेड जो है जेड ये 26 है, जो बी है वो 2 है और वाई जो है वो है 25। अगर आप इनको जोड़ें 26 और 1 27, 25 और 2 27, तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और इसी कहानी से आपको याद हो जाएगी पूरी कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग सर्च करें, कोडिंग डिकोडिंग सर्च करें पाठशाला ऋषिकेश के चैनल में जाकर के, आपको मिल जाएगा। हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, तो इस वाले क्वेश्चन को समझा दूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो ई का नंबर होता है 5, जे का होता है 10, ओ का 15 और टी का होता है 20। ये प्रैक्टिस है, ये याद किया हुआ है, तो आपको भी ऐसे याद होना चाहिए। 5, 10, 15, 20, तो आगे आ जाएगा 25, यानी कि वाई से शुरू होगा। अगर मैं डी की बात करूं तो डी होता है 4, आई होता है 9, 4 के बाद 5, 9 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, 14 और 5 की अगर बात करोगे तो 19 हो गया, 19 और 5 की बात करोगे तो 24 हो जाएगा। 24 का मतलब है एक्स, तो वाई एक्स, सभी में वाई एक्स है, लास्ट भी जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26 हो जाएगा ये आंसर। दोबारा करो, इजी है, हो जाएगा जैसे ही करोगे आप बहुत आसानी से। चलो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हो, कौन? एक आदमी कर रहा है, ठीक है। ने एक औरत से कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कहा, जो औरत है उनसे कहा, क्या कहा? उसकी मां जो है आपके पिता की इकलौती पुत्री है। उसकी मां आपके पिता की इकलौती पुत्री है। उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? एक आदमी ने एक औरत से कहा, उसकी मां, एक औरत से कहा, एक आदमी ने, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, उसकी मां आपके पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है, इकलौती पुत्री है, ओके। उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? पुत्री होगा, पुत्री हो जाएगा, ठीक है, तो पुत्री हो जाएगा। ये छोटी सी चीज है, अगर थोड़ा सा आप समझोगे तो इसका आंसर पुत्री आ जाएगा।
फिर से समझना, आराम से करना, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है, बड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन, पढ़ने में इजी आएगा, जैसे ही पढ़ोगे आंसर हो जाएगा। 4 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, 4 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, के ए के ऊपर है, जो के है वो ए के ऊपर है, सी बी के नीचे है। यदि ए बी के ऊपर हो, यदि ए जो है वो बी के ऊपर हो, तो सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है? सी बी के नीचे है, तो के ही सबसे ऊपर हो जाएगी। आगे चलें, यदि 1 दिसंबर 1991 को रविवार था, तो दिसंबर 1991 में चौथा मंगलवार किस तारीख को आएगा? ये क्वेश्चन समझना। देखो, जब भी हमें कोई दिन निकालना होता है ना, उस दिन पे सीधा 7 दिन आगे जोड़ दो, तो अगला दिन कब है ये पता चल जाता है। 7 दिन ऐड कर दो, जो आज का दिन है ना, जब आप ये पेपर कर रहे हो सैटरडे का, इसमें 7 दिन ऐड करो, अगला आ जाएगा। समझो कैसे। बोला 1 तारीख को रविवार है, हमें मंगलवार बताना, तो अगर 1 को संडे है तो मुझे बताओ 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं 7 ऐड करो, तो 3 तारीख को अगर ट्यूसडे है तो 10 तारीख को भी क्या होगा? ट्यूसडे होगा। 10 को ट्यूसडे है तो 17 को भी ट्यूसडे होगा, और 17 को ट्यूसडे तो 17 और 7 24, 14 24, 17 और 7 24, तो 24 को भी मंगलवार वही दिन होगा, सेम दिन होगा, बस 7-7 दिन जोड़ते जाने। तो यहाँ ट्यूसडे यहां भी है, ट्यूसडे यहां होगा, ट्यूसडे यहां होगा, ट्यूसडे यहां होगा। बोला 1991 में चौथा मंगलवार कब होगा? तो 1 2 3 4 24 तारीख को होगा। ऑप्शन में 24 है, ये रहा। इसे वैसे भी जोड़ करके कर सकते हो, पर मैंने डायरेक्ट बता दिया कि आपको जो भी दिन निकालना उसमें 7 और ऐड कर दो। 3 तारीख को है, 7 ऐड कर दिया, 10 आ गया, 10 को 7 ऐड कर दो, फिर 17 को 7 ऐड कर दो, तो रिपीट होता जाएगा। 2-3 बार नए कैलेंडर पर लगा करके देखो, आपको आंसर मालूम चल जाएगा। आगे स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल तरीके से आपको बता रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ आएगा। बोला सभी जो बैंक है, मान लो ये बैंक है, सभी बैंक कॉलेज हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी बैंक कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज स्कूल हैं, कुछ कॉलेज स्कूल हैं, ये हो जाएगा इसका तरीका बनाने का। देखो, जितना कहा जाए स्टेटमेंट में, मतलब इसका मतलब है कि आपकी जो तार्किक क्षमता है भाई, जितना बोला जा रहा है उतना ही कर रहे हो, एक्स्ट्रा नहीं सोच रहे हो कुछ भी, तो हमने कर दिया। बोला कोई बैंक स्कूल नहीं है, कोई बैंक स्कूल नहीं है। देखो, हमें नहीं का पता नहीं चल रहा है, हमें 2 लोगों के बीच में रिलेशन बताना है। अब हमें पता ही नहीं है कि वो या तो दोस्त है या दुश्मन है या कुछ है ही नहीं, तो जब पता ही नहीं चल रहा तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है। हमें खुद बताओ, क्या यहां पर कोई ऐसी बात बोली कि बैंक स्कूल नहीं है? नहीं है तो हम नहीं बता सकते ना किसी के बारे में। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि उसे क्या पसंद होगा, जब तक हमें ये नहीं पता कि उसे पसंद है या नहीं है भी कि नहीं भी, तो हमें नहीं पता, तो हम पहला स्टेटमेंट तो गलत है। कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। कोई बैंक स्कूल नहीं है, नहीं मालूम है। कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, नहीं मालूम है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, है ना। तो यदि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यदि ना तो निष्कर्ष एक ना ही दूसरा अनुसरण करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों ही निष्कर्ष जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। भारतीय थल सेना के 29वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? ये बस 30 तारीख को, 30 अप्रैल के दिन ये अपना पोस्ट संभाल लेंगे। इनका नाम अनाउंस हो गया है, देखो इंफॉर्मेशन दी है 29, 3 वर्ष तक या 62 आयु तक ये अपनी पोस्ट पे रहेंगे। नए व्यक्ति हैं, ठीक है। मनोज नरवणे नहीं, मनोज पांडे इंजीनियरिंग कोर के हैं, खूब सुर्खियों में न्यूज में हैं, तो ये हो गए मनोज पांडे, ठीक है। आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं। कौन सा दिवस गलत तरीके से मैच है? तो जो दिवस गलत तरीके से मैच है, बस उसे उठा करके आपको पटक देना है, वही आंसर हो जाएगा यहां पर ए बी सी और डी, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, बिल्कुल सही। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, बिल्कुल सही। रेड क्रॉस डे 8 मई, बिल्कुल सही। विश्व रेडियो दिवस 8 फरवरी, नहीं, यही आंसर है डी इसमें। यह मनाया जाता है 13 फरवरी को। और ये बात इतनी समझ में, तो ये पूरा 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट था, जो मजबूती के साथ आपके सामने शेयर किया गया है, और इतने तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया कि 100 क्वेश्चन 200 के बराबर हो जाएंगे। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, और अपनी प्रैक्टिस यहां से हमारे साथ करते रहें। आ रही है इतनी बात आप लोगों को समझ में? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।